नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवां में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियाँ, कुछ हवाओं में तैरती कहानियाँ। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं छाया श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबके सामने डैनियल डिफो का प्रसिद्ध उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का अगला भाग लेकर आई हूँ। इसके पहले वाले भाग में हमने सुना था कि रॉबिन्सन क्रूसो बचपन से ही जहाजी बनना चाहता था और एक दिन वो अपने माता पिता को बिना बताए जहाज पर बैठ जाता है और लंबी यात्रा पर निकल जाता है। इस लंबी यात्रा पर उसको बहुत अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं, कई तरह की जोखिमों का सामना करता है और फिर वो एक द्वीप पर आकर ठहर जाता है। इस द्वीप पर जो बिल्कुल एक निर्जन द्वीप है, जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, चट्टानें हैं। वो वहाँ पर अपने साथ जो जहाज का सामान लेकर आया है उससे वहाँ पे खेती बाड़ी करता है, मिट्टी के खिलौने बनाता है और इस तरह से वहाँ पर 4 साल रहता है। अब उसका आगे का वक्त कैसा बीत रहा है इसको सुनते हैं। तो चलिए सुनते हैं रॉबिन्सन क्रूसो का अगला भाग। इस बीच रॉबिन्सन कभी भी अपनी नाव को देखने के लिए नहीं गया। वे वहीं नदी के किनारे बंदी थी। एक दिन अचानक उसे याद आया कि चलो जरा देख आए नाव का क्या हाल है। उस नाव के जरिए फिर समुद्र यात्रा के लिए निकलने की इच्छा नहीं थी, लेकिन वह कुछ दूर तक नदी में सैर करना चाहता था। उसने इस बार जब पहाड़ी पर चढ़कर इधर उधर देखा तो उसे समुद्र में वह धारा नहीं दिखाई दी जिसमें उसकी नाव बह गई थी। इसका मतलब ये था कि समुद्री धारा का होना या न होना ज्वार के आने या न आने पर निर्भर करता था। इस बीच वह काफी दिनों तक जंगल में बनी अपनी झोपड़ी में रहा। अपनी नाव जहां उसे छोड़ी थी वहीं बंधी हुई थी। अक्सर वह नाव लेकर कभी नदी में ऊपर तक और कभी उसके मुहाने तक घूम आता था। नाव चलाने में अब उसे बड़ा आनंद आता था और उसका मन भी बहल जाता था। एक दिन की बात है, रॉबिन्सन किनारे की बालू पर से होता हुआ अपनी नाव की तरफ जा रहा था। जब वह पानी के समीप पहुंचा तो एक चीज को देखकर भौचक्का सा खड़ा रह गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी आंखें जमीन पर एक चीज पर टिकी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वह बुरी तरह घबरा गया है। सामने उसे कुछ कदम दूर बालू पर किसी आदमी के नंगे पैर का एक निशान पड़ा था। ये निशान उसके पैरों का नहीं हो सकता था। तब फिर कौन आया यहाँ? किसके पैर का निशान है ये? रॉबिन्सन सांस रोककर एक चट्टान की ओट में छिप गया और ध्यान से सुनने लगा। उसने इधर उधर नजर घुमाकर भी देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसने आसपास बालू पर पैर के और भी निशानों को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई निशान नहीं दिखाई दिया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसके पैर का निशान हो सकता है। इस द्वीप पर तो उसके सिवा और कोई भी आदमी नहीं रहता था। फिर ये पैर का निशान कहाँ से आया? क्या कोई उसकी चीजें चुराने के लिए कई पेड़ों पे छुपकर बैठा है, या कोई उसे मारने तो नहीं आया है? काफी देर तक उसका दिमाग इसी तरह सोचता रहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह दौड़ता हुआ वापस अपने घर की ओर लौटा। वह बुरी तरह घबराया और डरा हुआ था। बार बार वह चौंक कर अपने पीछे और आसपास देखता जाता था। कभी कभी तो किसी पेड़ के तने को देखकर वह चौंक उठता था। उसे लगता था जैसे कोई आदमी छिपकर खड़ा हो और उस पर टूट पड़ना चाहता हो। उस दिन रात में वह आराम से सो नहीं सका। बार बार वह चौंक पड़ता था। जब भी वह कभी किसी चिड़िया की बोली सुनता या जंगल में जरा सी भी आवाज होती तो उसका दिल धड़कने लगता था और वह पसीने पसीने हो जाता था। दूसरे दिन उठकर उसने अपनी किलेबंदी को और भी मजबूत करना शुरू कर दिया। इसके बाद कई दिनों तक कोई घटना नहीं घटी। धीरे धीरे उसकी चिंता और घबराहट कम हो गई, लेकिन कई दिनों तक वह अपनी हिफाजत के ख्याल से खास इंतजाम करता रहा। उसे अपने किले की दीवार में 7 छोटे छोटे छेद बनाए, जिनमें मजबूत खपच्चियां लगाकर एक भरी हुई बंदूक वहां बांध दी, ताकि अगर उस पर हमला हो तो वे सावधानी से गोली चला सके।
उसने आसपास का घेरा भी ऊंचा और मजबूत बना लिया। घेरे के बाहर उसने अपने आप उगने वाले पेड़ की डालियां भी लगा दी, ताकि कुछ साल में उसकी झोपड़ी पूरी तरह से पेड़ों के बीच छिप जाए। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगे। उसे फिर कभी किसी के पैरों का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। फिर भी जब वह बहुत संभल कर रहता था और अपने छिपने की जगहों से बहुत दूर जाने की कोशिश नहीं करता था। इसके अलावा जब भी कभी वह बाहर निकलता तो एक तलवार और एक भरी हुई बंदूक तथा 2 पिस्तौलें बराबर साथ रखता था। एक दिन वह घूमता हुआ टापू के पश्चिमी किनारे पर काफी दूर निकल गया। वहां से जब उसे समुद्र की ओर देखा तो उसे लगा कि दूर शायद कोई जहाज या नाव जा रही है। वह ठीक से देख नहीं सका कि असल में वह क्या चीज है। इसलिए उसने निश्चय किया कि अब जब भी कभी वह घूमने निकलेगा तो अपने साथ उस दूरबीन को जरूर लेता आएगा जो उसे जहाज में मिल गई थी। कुछ दूर और आगे जाने पर उसने एक बहुत ही भयानक दृश्य देखा, जिससे उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि समुद्र के किनारे बालू पर मनुष्य की हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी पड़ी हैं। एक जगह बहुत बड़ी आग के जलने का निशान था और आसपास ही जले हुए मांस के कुछ टुकड़े भी पड़े हुए थे। ये सब देखकर रॉबिन्सन का खून ठंडा हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे वे मौत के मुंह में खड़ा हुआ है। इन चिन्हों से स्पष्ट था कि यहाँ जंगली जाति के कुछ लोग आए थे और उन्होंने अपने पकड़े हुए आदमियों को मारकर खाया था। रॉबिन्सन ने सुन रखा था कि संसार में कई भागों में अब भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो जंगलों में रहते हैं और दूसरी जाति के मनुष्यों का शिकार करते हैं और उन्हें खा जाते हैं। वे लड़ाई में पकड़े हुए आदमियों की बलि अपने देवी देवताओं को चढ़ाते हैं और उनके मांस को भूनकर खा जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर कोई पतला दुबला आदमी उनके हाथ लग जाता है तो पहले वे कई दिनों तक उसे खूब खिलाते हैं और फिर जब वह खूब मोटा हो जाता है तो एक दिन उसे काट कर खा जाते हैं। रॉबिन्सन ये सब जानता था, लेकिन उसने आज तक खुद कभी ऐसे जंगलियों को देखा नहीं था। उसने उस मैदान में चारों तरफ घूमकर देखा। वहां उसे नई और पुरानी सब तरह की हड्डियां दिखाई दी। इसका मतलब यह था कि जब से वह इस द्वीप में रह रहा था उसके पहले से लेकर अब तक जंगलियों ने उस जगह नर बलि दी थी और मनुष्य के मांस की दावतें खाई थी। उसने सोचा कि यह कितने सौभाग्य की बात है कि वह इस टापू के दूसरे हिस्से में रहता है जहां इन जंगली आदमियों में से आज तक कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब इतना तो साफ था कि इसी टापू पर ऐसे जंगली लोग भी रहते थे जो मनुष्य का मांस खाते थे। घबराकर रॉबिन्सन वहां से अपने किले की ओर भाग गया। इसके बाद करीब 2 साल तक वह अपनी झोपड़ी से दूर नहीं गया। ना तो वह अपनी नाव के पास गया और ना उस जगह गया जहां उसने जंगलियों की दावत के चिन्ह देखे थे। लेकिन इस बीच वह अक्सर सोचता रहता था कि कभी मौका पाकर मैं इन जंगलियों पर जरूर हमला करूंगा और कुछ अभागे आदमियों को इनके चंगुल से बचाने की कोशिश करूंगा। कभी कभी वह सोचता था कि जिस तरह वे लोग आग जलाते हैं उसके नीचे थोड़ा बारूद बिछा दिया जाए ताकि जब वे आकर यहाँ आग लगाए तो एक जोर का धमाका हो और वह सब वहीं जल मरे। लेकिन ये योजना उसे बहुत अच्छी नहीं मालूम पड़ी, क्योंकि इस तरह उसका बारूद बेकार होकर खर्च हो जाता और हो सकता था कि वे उस जगह आग ही ना जलाते जहां उन्होंने पहली बार जलाई थी। या ये भी संभव था कि जब बारूद में आग लगे तब वे उससे दूर बैठे हों और उन्हें कोई नुकसान ही ना पहुंचे। इसलिए उसने वहीं आसपास ऐसी जगह की तलाश की जहां वे आसानी से छुपकर बैठ सके और उन पर गोलियां चला सके। बहुत खोजने पर उसे ऐसी जगह मिल गई। अब वहां बैठकर वह हर आने जाने वाले को देख सकता था। वहीं पास में बने पेड़ भी थे। मौका पड़ने पर उनके पीछे वह छुप भी सकता था। अब उसने योजना बनाई कि अगली बार जब जंगली लोग इस जगह किसी की बलि चढ़ाएंगे और दावत खाने के लिए आएंगे तो मैं मौका देखकर पहले तो उन पर अपनी बंदूक और पिस्तौलों से गोलियां बरसाऊंगा और फिर तलवार लेकर उन पर टूट पड़ूंगा। इस तरह मैं एक ही हमले में कम से कम 20 आदमियों को मार सकूंगा। रॉबिन्सन को अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं मिला था। वह ठीक ठीक ये नहीं जान सका था कि वे नरभक्षी लोग इसी द्वीप पर रहते थे या नावों पर चढ़कर कोई दूसरी जगह से यहाँ आते थे। उस द्वीप को वे करीब करीब पूरा देख चुका था, लेकिन उसे कहीं भी किसी के रहने का निशान नहीं मिला था। इसलिए उसे लगता था कि वे लोग अपने शिकारों के साथ किसी दूसरी जगह से आते थे और इस द्वीप पर नर बलि चढ़ाते थे। अब वे रोज अपनी दूरबीन लेकर समुद्र की ओर देखता रहता था, लेकिन 2-3 महीने तक देखने के बाद भी उसे कोई नाव नजर नहीं आई।
अंत में निराश होकर उसने नावों की खोज में जाना ही बंद कर दिया। फिर रॉबिन्सन ने यह भी सोचा कि जंगलियों को मारने का उसे कोई हक नहीं है। असल में वे पिछड़े हुए लोग हैं और उसी तरह रहते हैं जैसे उनके माता पिता रहते आए हैं। इसके अलावा उसने सोचा कि जब तक वे उस पर हमला नहीं करते तब तक उसे भी उनको नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वह उन पर हमला करता है और उनमें से एक आध बच निकलता है तो वे लौटकर अपनी जाति के दूसरे लोगों को खबर दे देगा और वे सैकड़ों की तादाद में आकर उसे घेर लेंगे। तब उसका बचना मुश्किल हो जाएगा, वे उसे भी मारकर खा जाएंगे। इसलिए उसे इसी में बुद्धिमानी मालूम हुई कि जहां तक हो सके टापू के उस हिस्से की ओर जाया ही ना जाए और ऐसे सारे चिन्ह नष्ट कर दिए जाएं जिनसे ये पता चलता हो कि वह इस द्वीप में रहता है। इसलिए वह फिर 1 साल तक लौटकर उधर नहीं गया। असल में इस बीच वह ज्यादातर अपने किले में ही रहता था। सिर्फ एक बार वह अपनी नाव को वहां से हटाकर एक जगह छिपाने के लिए गया था। वह अपनी नाव को काफी दूर तक नदी में ले गया, क्योंकि उसका ख्याल था कि जंगली लोग कभी भी उस नदी में आगे तक नहीं बढ़ेंगे। नदी में कई जगह चट्टानें उभरी हुई थी और उसका बहाव भी बहुत तेज था। उसने अपनी नाव को चट्टानों और पेड़ों के बीच एक जगह छिपा दिया। अब रॉबिन्सन अपनी भेड़ बकरियों को बहुत संभाल कर रखता था और खाने पीने की चीजों को भी जमा करता चलता था। उसने अब बंदूक चलाना बंद कर दिया ताकि उसकी आवाज से किसी को यह पता न लग सके कि वह यहाँ रहता है, और वह लकड़ी काटते समय या कील ठोकते समय भी बहुत कम आवाज करता था। अब वह दिन में आग भी नहीं जलाता था, क्योंकि धुएं को देखकर जंगलियों को उसके वहां होने का पता चल सकता था। धुएं को बंद करने के लिए उसे बड़ी कोशिश करनी पड़ी। वह जमीन में गड्ढे खोदकर रात के समय उनमें सूखी लकड़ियां जलाकर कोयले तैयार कर लेता था। इन्हीं कोयलों पर वह अपना खाना पकाया करता था, क्योंकि कोयलों से धुआं बहुत कम होता था। एक दिन रॉबिन्सन जंगल में अपनी झोपड़ी के पास कोयले बनाने के लिए लकड़ी काट रहा था। लकड़ियों को जमीन के भीतर रखकर जलाने के लिए अब उसे गहरे गड्ढे की जरूरत थी। जमीन के नीचे गड्ढे में लकड़ी भरकर जलाने से कोयला बहुत अच्छा बनता था। जमीन खोदते खोदते एक बड़ी चट्टान के नीचे अचानक उसे एक बड़ी सी गुफा मिल गई। रॉबिन्सन किसी तरह अपने खोदे हुए छेद में से सिकुड़कर गुफा में उतर गया। गुफा इतनी बड़ी थी कि आसानी से उसमें वह खड़ा हो सकता था। क्योंकि वह धूप के उजाले से अंदर अंधेरे में पहुंचा था, इसलिए पहले तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर अचानक उसे अपने सामने 2 जलती हुई आंखें दिखाई दी। वह घबराकर पीछे हट गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा लगा कि जैसे वह किसी दैत्य के सामने अजा पहुंचा है। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। वह भागता हुआ गुफा से बाहर निकल आया। जब वह उजाले में पहुंचा तो उसे अपनी घबराहट पर बड़ी हंसी आई। उसने सोचा यह उसका भ्रम ही हो सकता है, क्योंकि जमीन के नीचे इतनी गहरी गुफा में भला कोई कैसे रह सकता है। इस बार वह रोशनी करने के लिए एक बड़ी सी जलती हुई लकड़ी लेकर अंदर पहुंचा। अंदर पैर रखते ही उसे कुछ ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई कह रहा हो। रॉबिन्सन की घबराहट फिर कुछ बढ़ गई। उसे पसीना छूट आया और पैर कांपने लगे। लेकिन इस बार उसने तय कर लिया कि वह भागेगा नहीं। उसने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया और अपनी मशाल की रोशनी में देखा कि सामने एक कोने में जमीन पर एक बड़ा सा बूढ़ा बकरा बैठा है। ऐसा लगता था जैसे वे थोड़ी ही देर का मेहमान हो। वह बुरी तरह हाँफ रहा था, जैसे उसका दम घुट रहा हो। रॉबिन्सन ने उसको गुफा से बाहर निकालने के लिए धीरे से ठोकर मारी, लेकिन बकरा उठ ही नहीं सका। रॉबिन्सन ने उसको वहीं पड़ा रहने दिया। अब उसका डर खत्म हो गया था। रॉबिन्सन ने बहुत गौर से इधर उधर देखना शुरू किया। गुफा बहुत बड़ी नहीं थी, फिर भी कम से कम 12 फुट चौड़ी रही होगी। उसमें दूसरी तरफ से भी एक छेद था, लेकिन वह इतना नीचे था कि उसमें जाने के लिए हाथ और घुटनों के बल रेंगने की जरूरत थी। फिर उसकी लकड़ी अब बुझने जा रही थी और अंदर रोशनी की बहुत जरूरत थी। उसने तय किया कि थोड़ी देर बाद रोशनी का इंतजाम करके फिर आऊंगा। रॉबिन्सन ने अब तक जो बकरियां मारी थी उनकी चर्बी इकट्ठी करके उसने कुछ मोमबत्तियां बनाई थी, जिन्हें वह अक्सर जलाया करता था। जब वह दूसरे दिन गुफा में पहुंचा तो उसने देखा कि वह बकरा मर चुका था। उसको बाद में गाड़ने का निश्चय करके वह घुटनों के बल रेंगता हुआ उस छेद में आगे बढ़ा। कोई 10 गज आगे जाने पर छेद खत्म हुआ और रॉबिन्सन
एक बड़े भारी कमरे में आ पहुंचा। उसकी छत करीब 20 फुट लंबी थी। आसपास की दीवारें उसकी बत्ती की रोशनी में इस तरह चमक रही थी जैसे वे हीरे या सोने की बनी हो। यहाँ की जमीन ज्यादा सूखी हुई और साफ थी। दीवारें भी साफ सुथरी थी। सिर्फ एक ही बात की दिक्कत थी, यहाँ तक पहुंचने के लिए उसे सुरंग से आना पड़ता था। लेकिन रॉबिन्सन ने सोचा कि मौका पड़ने पर यह उसके लिए छिपने की बहुत अच्छी जगह हो सकती है। अगर उसके पास बंदूक और काफी गोला बारूद हो तो वे यहाँ रहकर सैकड़ों आदमियों से मुकाबला कर सकता है। बहुत दिनों से रॉबिन्सन इसी तरह की गुफा की खोज में था, जो जमीन के नीचे हो और आसपास से बिल्कुल छिपी हुई हो। उसने पहले जो किला बना रखा था वह रहने के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन दूर से देखने पर मालूम हो जाता था कि यहाँ कोई रहता है। इसलिए रॉबिन्सन अपना सारा बारूद, फालतू बंदूकें वगैरह इस गुफा में उठा लाया। उसके पास बहुत सारा बारूद था, जिससे अगर वह चाहता तो कई पहाड़ों को उड़ा सकता था। सारे गोले बारूद को उसने अच्छी तरह संभाल कर वहीं छिपा दिया। इस द्वीप पर रहते हुए रॉबिन्सन को करीब 22 साल हो गए थे। अब यहाँ रहने की उसे एक तरह की आदत पड़ गई। उसे अब अपना घर भी इतना अधिक याद नहीं आता था। यहाँ उसे किसी बात का डर नहीं था। सिर्फ कभी कभी वह उन जंगली लोगों को याद करके घबरा उठता था। इसके अलावा इस द्वीप में रहते हुए उसे कोई खास दिक्कत नहीं मालूम होती थी। इतने दिनों में उसे अकेले रहने की आदत पड़ गई थी। उसने अपनी जरूरत की सारी चीजें वहीं पैदा करनी शुरू कर दी थी। यही नहीं, वह शुरू से जरूरत का सामान भी इकट्ठा करता आया था। कभी कभी जरूर उसका मन बड़ा उदास हो जाता था और वह सोचता था कि जब वह बहुत बूढ़ा हो जाएगा और काम करने के लायक नहीं रहेगा तो एक दिन वह भी उस बूढ़े बकरे की तरह गुफा में मर जाएगा। कोई उसे दफनाने वाला भी नहीं मिलेगा। लेकिन वह कर ही क्या सकता था। अब भी वह अक्सर पहाड़ पर चढ़कर किसी नाव या जहाज की खोज में घंटों दूर दूर तक देखा करता और फिर निराश होकर अपनी गुफा में लौट आता। लेकिन वह खाली कभी नहीं बैठता था, हमेशा कुछ ना कुछ किया करता था और काम भी उसके पास कम नहीं था। खेती करने, अंगूर सुखाने और मछली मारने के अलावा आटा पीसना, रोटी बनाना और अपनी पालतू बकरियों की देखभाल करना उसका लगभग प्रतिदिन का काम था। दिसंबर के महीने में खेत तैयार हो जाते थे, तब उसे बहुत काम करना पड़ता था। इसलिए अक्सर बहुत तड़के सवेरे ही उठकर वे काम में लग जाता था। एक दिन सवेरे की बात है, वे जल्दी ही अपने खेत काट लेना चाहता था। इसलिए सूरज उगने के पहले ही घर से निकल पड़ा। तारे अभी अभी डूबे थे और दूर पूरब में सूर्योदय के पहले आसमान लाल होने लगा था। जब वह अपनी झोपड़ी से निकलकर खेत की ओर जा रहा था तो एक बार पीछे मुड़कर उसने समुद्र की ओर देख लिया। लेकिन उधर नजर जाते ही उसका दिल धक से रह गया। टापू के उस किनारे पर वह रहता था, उसी किनारे कुछ दूर कहीं से धुआं उठता दिखाई दिया। उसने सोचा कि जंगली लोग किसी की बलि चढ़ाने के लिए आ पहुंचे हैं। वे फौरन दौड़ता हुआ अपने किले में आ पहुंचा। ऊपर चढ़कर उसने सीढ़ी को खींचकर अंदर कर लिया। फिर जल्दी जल्दी उसने अपनी बंदूकें और पिस्तौलें भरनी शुरू की। बंदूकें तैयार करके उसे दीवारों के उन छेदों में लगा दी जिन्हें उसने पहले से तैयार कर रखा था। इस तरह वह आखिरी लड़ाई की तैयारी करने लगा। उसने सोचा कि अगर शत्रुओं ने उसके खेत देख लिए तो उन्हें फौरन विश्वास हो जाएगा यहाँ कोई आदमी अवश्य रहता है। फिर वे उसे बिना ढूंढ कर निकाले चैन नहीं लेंगे। अगर वे उसके साथ हाथ में पड़ गए तो उसकी क्या गति होगी, ये सोचकर उसका दिल बैठ जाता था। वह अपनी गुफा में काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उससे चुपचाप बैठते नहीं बना। वह अपनी सीढ़ी के सहारे चट्टान के सिरे तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। ये चट्टान काफी ऊंची थी और उसकी सीढ़ी छोटी सी थी, इसलिए वह थोड़ा ऊपर चढ़ जाता था, फिर सीढ़ी को ऊपर खींच लेता था। इस तरह धीरे धीरे वे ऊपर तक पहुंच गया। वहां से अपनी दूरबीन के सहारे उधर देखने लगा जहां से धुआं उठ रहा था। उसने देखा कि एक जगह आग जल रही थी और उसके आसपास करीब 8-9 जंगली आदमी बैठे थे। आग पर कोई चीज भुन रही थी जो यहाँ से साफ साफ दिखाई नहीं देते थे, लेकिन वे क्या चीज हो सकती है इसका अंदाज आसानी से लगाया जा सकता है। कुछ देर बाद वे उठकर आग के आसपास नाचने लगे। वे लोग लगभग नंगे थे और हाथों में अजीब सी ढाले और भाले लिए हुए थे। रॉबिन्सन उन्हें करीब 2 घंटे तक देखता रहा। रॉबिन्सन ने उनके आसपास भी नजर दौड़ाई। कुछ दूरी पर उनकी नावें बालू पर पड़ी थी। ऐसा लगता था कि वे लोग लौटने के लिए ज्वार आने का इंतजार कर रहे थे।
कुछ घंटे बाद ज्वार आया तो वे सब अपनी अपनी नाव पर जा बैठे और फौरन वहां से भाग निकले। उनके जाने के बाद रॉबिन्सन भागता हुआ उस जगह पहुंचा जहां पहली बार उसने खोपड़ी और हड्डियां वगैरह देखी थी। वह चट्टान के पीछे छुपकर उसने देखा कि वैसी ही 3 नावें किनारा छोड़कर समुद्र की ओर जा रही हैं। उन सब में जंगली जाति के लोग सवार थे। उनके जाने के बाद रॉबिन्सन ने नीचे बालू पर जाकर वहां का हाल देखा। बड़ा भयानक दृश्य था वह। चारों तरफ खोपड़ियां और हड्डी के टुकड़े पड़े हुए थे। उनके पास ही ताजा मांस के टुकड़े भी थे और ताजा लहू बिखरा पड़ा था। ये सब देखकर रॉबिन्सन को डर भी लगा और गुस्सा भी आया। उसने उसी समय तय किया कि अगली बार जब भी ये लोग यहाँ आएंगे तो मैं उन पर हमला जरूर करूंगा और एक आदमी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद उसके दिन बड़ी अशांति में बीतने लगे। अक्सर उसे डर बना रहता था कि किसी दिन अचानक वे लोग इस टापू पर आ पहुंचेंगे और मुझे भी मारकर खा जाएंगे। इसी दुविधा में वे चिंतित रहने लगा। लेकिन उसके बाद कई महीने तक वहां कोई नहीं दिखाई दिया। अक्सर रॉबिन्सन रात में सोते सोते चौंक पड़ता था। कभी कभी रात में वह अजीब तरह के डरावने सपने देखता था। कभी कभी वह देखता था कि जंगलियों ने उसे पकड़ लिया है और अब उसे भी मारने की तैयारी कर रहे हैं। अचानक वह चीख पड़ता था। ऐसे सपने में वह बहुत घबराता था। मई महीने के बीच एक दिन बड़ी तेज आंधी आई। आंधी के साथ साथ वर्षा भी होने लगी। रात में भी तूफान चलता रहा। रॉबिन्सन आंधी के शोर शराबे को सुनता रहा। फिर उसने बत्ती जलाकर बाइबल पढ़ना शुरू किया। बाइबल की यह किताब उसे एक जहाजी के संदूक में मिल गई थी। आंधी और तूफान के बीच अचानक उसने एक बहुत जोर का धमाका सुना। इसके बाद ही फिर दूसरी आवाज आई। इस बार रॉबिन्सन ने पहचान लिया ये कैसी आवाज है। ये किसी तोप की आवाज थी और समुद्र की ओर से आ रही थी। ऐसा लगता था शायद कोई जहाज खतरे में फंस गया है और दूसरे की मदद के लिए बुला रहा है। ये ख्याल आते ही रॉबिन्सन फौरन गुफा से बाहर निकल आया और पास एक ऊंचे टीले पर चढ़कर समुद्र की ओर देखने लगा। उसने देखा कि दूर टापू के आखिरी सिरे की ओर समुद्र में कहीं तोप छूट रही थी। एक बार तोप की लपट उसे भी दिखाई दी। रॉबिन्सन का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद पहुंचाई थी, लेकिन इस समय उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, किस तरह जहाज वालों की मदद पहुंचाई जाए। वह उनसे इतनी दूर अकेला टापू पर पड़ा था, उसके लिए क्या हो सकता था। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि अगर मैं उनकी मदद नहीं कर सकता था तो कम से कम उनका ध्यान अपनी ओर तो आकर्षित कर सकता हूँ, ताकि अगर जहाज वाले किसी तरह बच गए तो वे मुझे भी बचाने की कोशिश करेंगे। ये सोचकर उसने जल्दी जल्दी कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और फिर उनके ढेरों में आग लगा दी। उसने सोचा कि एक निर्जन टापू पर आग जलते देखकर वे लोग समझ जाएंगे कि वहां कोई आदमी मुसीबत में फंस गया है, और कुछ ही देर में उसे लगा कि जहाज वालों ने उसका संकेत समझ लिया है, क्योंकि आग के जलने के बाद ही उन्होंने एक तोप छोड़ी, फिर दूसरी छोड़ी। इसी तरह कुछ देर तक तोपें दकती रहीं। रॉबिन्सन ने रात भर आग जलाए रखी। जब सवेरा हुआ और तूफान खत्म हो गया तो उसे लगा कि दूर पूर्व दिशा से उसे एक जहाज दिखाई दे रहा है। उसने तो यहाँ तक सोच लिया कि जहाज वहीं लंगर डालकर खड़ा है, लेकिन कोहरा इतना अधिक था कि दूरी भी इतनी ज्यादा थी कि वह ठीक से ये नहीं सोच पा रहा था कि जो कुछ उसे दिखाई दे रहा है वह जहाज ही था। उस दिन दोपहर में जब आसमान बिल्कुल साफ हो गया तो वह दूरबीन लेकर एक दूसरी पहाड़ी पर चढ़ गया। उसने देखा दूर समुद्र में निकली हुई चट्टान के पास, जहां से समुद्री धारा 2 हिस्सों में बढ़ती थी, एक जहाज खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ देर ही में उसे मालूम हो गया कि वह जहाज सही हालत में नहीं है। वह चट्टान से टकराकर टूट चुका था। उसे जहाज पर एक भी आदमी नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद जहाज के सभी लोग मर चुके हैं। ये देखकर रॉबिन्सन को बड़ा सदमा पहुंचा। उसे सबसे अधिक दुख इस बात का था कि वह जहाज वालों की कोई मदद नहीं कर सका, हालांकि वह उनके इतने पास था। उसे सोचकर भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनमें से एक भी आदमी बचकर उसकी तरह टापू के किनारे क्यों नहीं आ लगा। अपने जैसे किसी गोरे अंग्रेज से मिलने के लिए वह तड़प रहा था। उसे कभी उस जहाज का कोई आदमी या उसका मरा हुआ शरीर नहीं दिखाई दिया। सिर्फ बाद में जब रॉबिन्सन एक दिन उस टूटे हुए जहाज के पास पहुंचा तो उसे एक लड़के का मरा हुआ शरीर मिला था, जिसके कपड़ों से ये बताना मुश्किल था वह किस देश का रहने वाला था। उसके कपड़ों में रॉबिन्सन को 2 गिन्नियां और तंबाकू पीने का एक पाइप भी मिला, जो उसके काम आ सकता था। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको रॉबिन्सन की ये रोमांचकारी यात्रा?
आगे उसके साथ क्या हुआ ये हम लोग अगले भाग में सुनेंगे। तो मिलते हैं अगली मुलाकात में। धन्यवाद।